अब इसमें न्यूमेरिकल्स में अक्सर आपका क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन आपको निकलवाना होता है और दोनों कंपोनेंट का निकालना है। तो जब XA + XB1 है, आपने अगर XA निकाल चुके हैं तो XA या XB एक निकाल चुके हैं, एक से निकाल चुके हैं और XB निकालना है तो XB विल बी इक्वल टू 1 - XA, या XA आपको निकालना है तो 1 - XB। आप टोटल कैलकुलेट ना करें, सीधा सीधा निकाल लें। एक और चीज़ आती है इसमें कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है और आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का निकालते वक्त XB विल बी NB अपॉन Na + NB। अब जब सॉल्यूशन आप यहाँ पढ़ेंगे तो अक्सर ये मिलेगा कि 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 स्पून सॉल्ट मिलाया या 1 स्पून आपने शुगर मिलाया, तो 1 लीटर के कंपैरिजन में जो शुगर है या सॉल्ट है वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर हम इसको NB को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जल्दी कर सकते हैं इसको। तरीका क्या है कि XB विल बी NB अपॉन Na। डायरेक्ट निकाल लें, Na + NB करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कैलकुलेशंस टीडियस हो जाएगी। कि सपोज़ आप कहें B के मोल्स आपके ये 0.0001 है और ये 99.999 है, तो इस 0.0001 का कोई सेंस नहीं है डिवाइड करने में। इससे आंसर आपका सेम आएगा, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के बाद फिर कुछ क्वांटिटीज़ और आती हैं आपकी। इनको पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं आपको पहले कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करना सिखाऊंगा, फिर कुछ डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स, देन वी विल हैव अ कंप्लीट सेशन ऑफ ओनली न्यूमेरिकल्स। मैं एक कंप्लीट सेशन फिर आपका केवल न्यूमेरिकल्स का भी कराऊंगा। अभी आप देखें थर्ड क्वांटिटी, मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। ये क्वांटिटीज़ तो मोलिटी मोल फ्रैक्शन आप यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, इनकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर कॉमर्शियल स्केल में। स्पेसिफिकली आप देखें, कभी कफ सिरप देखें आप, मेडिसिन के प्रेस्क्रिप्शन पढ़ें उसके ऊपर, तो उस पर लिखा रहता है ऐसे कि कंपोनेंट A W/W % और W/V% और V/V %, ऐसे लिखा होता है। तो W/W% मीन्स वेट परसेंट, यानी आपने जो रेशो निकालना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो बाई वेट है। तो मास परसेंट कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपको के लिए देखना है कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट है, यानी इसको कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम में कितना आपका सॉल्यूट है। तो अगर सपोज कहीं लिखा हो कि ये सॉल्यूशन आपका 5% है बाई वेट, 5% है बाई वेट, ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल को समझने में हेल्प करेंगी। 5% बाई वेट का मतलब है कि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो 5 ग्राम उसके अंदर सॉल्यूट है। अगर आपका लिखा हो कि सपोज हमने कहा कि 80% H2SO4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80 ग्राम H2SO4 है प्लस 20 ग्राम उसके अंदर वाटर है और टोटल सॉल्यूशन आपका हो गया कितना? 100 ग्राम। तो ये दिस इज कॉल्ड योर मास परसेंट, इसको आप कहते हैं मास परसेंट। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंट। अब वॉल्यूम परसेंट की जरूरत पड़ती है कि सपोज दोनों ही कंपोनेंट आपके लिक्विड हैं, आपने सॉल्यूशन बनाया, जैसे आपके एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, वाटर लिक्विड है, एल्कोहल लिक्विड है, दोनों चीज़ लिक्विड है, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट मीन्स आप कहेंगे क्या कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड दैट इज बाय वॉल्यूम। तो आप इसको अमाउंट न लिख करके वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इंटू 100। अब अगर आप कहें कि अल्कोहल का सॉल्यूशन है और 25% अल्कोहल बाय वॉल्यूम ऐसे लिखा है, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्कोहल का 25 V/V% मीन्स अल्कोहल 25 V/V मीन्स वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट। 100 ml टोटल सॉल्यूशन है, उसमें 25 ml क्या है, अल्कोहल है। तो आप इस चीज़ को पढ़ करके ये इन्फ्रेंस निकालना शुरू करें कि 25% अल्कोहल का मतलब क्या है कि 25 ml आपका है उसमें अल्कोहल, तो रेस्ट 75 क्या है, वाटर। तो यानी कि क्या हुआ, ये 25 ml अल्कोहल प्लस 75 ml क्या हुआ उसके अंदर, वाटर, तभी आपका ये बना सॉल्यूशन। ये इन्फ्रेंस आप निकालेंगे तब आप न्यूमेरिकल शुरू कर पाएंगे। अब इसके बाद आप आते हैं ppm, एक और क्वांटिटी यूज़ होती है और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती है, इसके भी स्पेसिफिक पर्पज़ है। हर क्वांटिटी को कहाँ यूज़ करना है उसका एक अपना स्पेसिफिक पर्पज़ है। किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो, ट्रेसेस में है, इफ़ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, इतना कम है कि आप उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, तब आप पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं। यहाँ आपने 100 ml में निकाला था, यहाँ 1 मिलियन मीन्स कितना हुआ, 10⁶। तो 10⁶ पार्ट में कितना है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पॉल्यूटेंट्स मेज़र करने हैं, अब इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में अगर थोड़ा सा पॉल्यूटेंट मिल जाए तो टॉक्सिक हो जाता है, फ्रैक्शन में अमाउंट बढ़ता है, लेकिन टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी केस मैं आपको बताता हूँ, जापान का 1956 का केस है। एक मिनीमाता डिजीज़ आपने शायद सुना हो कभी। क्या हुआ था कि मरकरी का कंपाउंड एक फैक्ट्री से निकल करके और सी शोर पर मिल गया। सी में फिशेज़ ने इसको खाया, थ्रू फिशेज़ इट रीचेज टू योर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में जब मरकरी कंपाउंड पहुंचा तो टॉक्सिक हो गया और हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। और एक पर्टिकुलर एक बीमारी वहाँ पर हुई, उस बीमारी का नाम ही मिनीमाता डिजीज़ है। ये मिनीमाता डिजीज़ जापान में हुई और मरकरी का जो अमाउंट है वो ट्रेसेस में था, इतना कम था कि अगर आप उसकी मोलरिटी निकालेंगे तो नहीं निकाल सकते। सी वाटर के अंदर अगर आपका कुछ केजी मरकरी मिल जाए तो आप उसकी मोलरिटी नहीं निकाल सकते। ऐसे केस में आप यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यहाँ 100 की जगह 10⁶ आ जाएगा, यानी 1 मिलियन पार्ट के अंदर कितना सॉल्यूट है। टोटल सॉल्यूशन अगर आप लें तो उसके 1 मिलियन पार्ट में कितना सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपकी एनसीईआरटी एक चीज़ मेंशन करता है कि अगर आपका देखें फ्लोराइड आयन इफ इट इज़ 1 ppm, इट इज़ रिटन इन क्लास 11th एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑल्सो। आपकी जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्लास 11th में लास्ट चैप्टर है, उसमें भी लिखा है कि 1 ppm तक अगर आपका फ्लोराइड आयन है, मीन्स मे बी सपोज सोडियम फ्लोराइड, इट इज़ गुड फॉर योर टीथ। आपके दांतों को टीथ डिके से बचाता है। आपने कुछ टूथपेस्ट पर लिखा भी देखा होगा कि इट कंटेन्स फ्लोराइड एंड इट सेव्स योर टीथ, आपके दांतों को प्रोटेक्शन देता है। बट इफ इट बिकम्स 1.5 ppm, इट इज़ गुड फॉर, it prevents tooth decay, but if it becomes 1.5 ppm, देखिए कितना कम रेशो है, 1 मिलियन पार्ट में 1.5 मिलीग्राम अगर हो जाता है, in that case your teeth they start decaying and it causes mottled teeth, आपके दांतों को खराब कर देता है।
कितना 0.5 ppm। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट्स नहीं होते हैं, इसलिए आप मोलिटी यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पार्ट्स पर मिलियन आपको यूज़ करना पड़ता है। ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री में। अब एक क्वांटिटी मैं और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, CBSE सिलेबस में नहीं है बट IIT के अंदर इसका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, एंड दैट इज़ योर नॉर्मेलिटी। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर IIT की बात करें तो आप इसको पढ़ें, नहीं तो ना पढ़ें। अब नॉर्मेलिटी इज़ क्वाइट सिमिलर टू मोलिटी, थोड़ा सा सिमिलर है आपकी मोलिटी की तरह, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कहते हैं कि नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करेंगे N से, एंड इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। मोलिटी में आप लिखा होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, यहां लिख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या चीज़ है? जैसे वहां आपने कहा था नंबर ऑफ ग्राम मोल, तो ग्राम मोल कैसे निकाला था आपने? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एंड टोटल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस वॉल्यूम सॉल्यूशन अगेन इट इज इन लीटर। अब ये एक नई क्वांटिटी आपकी आ गई, इक्विवेलेंट वेट, जिसको आप CBSE में नहीं पढ़ते हैं, बट यू मस्ट नो, आपको आना चाहिए। कहीं कहीं पर इसका जिक्र आता है, जैसे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पर एक क्वांटिटी आएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज रिलेटेड विद इक्विवेलेंट वेट। तो जिक्र है इसका NCERT में, इसलिए आपको जानना भी चाहिए थोड़ा सा। बट हाँ, क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आते हैं CBSE में, IIT में ज़रूर आता है। अब ये इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली है क्या? ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मॉलिक्यूलर वेट तो आपका किसी भी कंपाउंड का फिक्स हो जाता है कि आपने कहा H2, अभी हमने बताया कि 18 हो गया, ग्लूकोज हमने निकाला C6H12O6 180 हो गया, अभी हमने अल्कोहल निकाला था C2H5OH 46 आया। ऐसे आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है? ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कुछ रिएक्शंस। जैसे आप कहें कि HCl reacts with NaOH and gives NaCl plus water। अब ये आपका एसिड है, दिस इज योर बेस, इट गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। जब आप एसिड और बेस मिला देते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, एसिड मीन्स इसकी pH बिलो 7 होगा, NaOH pH मोर देन 7 होगा, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है pH 7। यहाँ पर दोनों सॉल्ट एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप कहें कि HCl का वेट कितना है, देखिए 1H हो गया, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, इट मीन्स हो गया 36.5। NH का Na इज 23, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1, मीन्स कितना हो गया 40। अब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो HCl का 36.5 ग्राम लें और NaOH का 40 ग्राम लें, तो आपको क्या मिलेगा सॉल्ट का 23 प्लस 35.5, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, टोटल हो गया आपका 58.5, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देता है आपका एसिड और बेस। यानी HCl का 36.5 ग्राम NaOH के 40 ग्राम को न्यूट्रलाइज करता है। अब ये दोनों वेट देखिए, वेट इक्वल नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, बिल्कुल बराबर हो जाता है, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं बिल्कुल। यहाँ पर ना एसिड बचता है ना बेस बचता है। ये जो वेट है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी है बट इट इज इक्विवेलेंट 36, यहाँ पर इसके लिए हम कहते हैं कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl, और इधर कहीं आप 40 ग्राम ऑफ NaOH,
ये 40 ग्राम और ये 36.5 ग्राम, ये इक्वल नहीं है, वेट डिफरेंट है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में दोनों बिल्कुल बराबर कर देते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दे आर इक्विवेलेंट। दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्विवेलेंस, यानी इसका 36.5 ग्राम इसके 40 ग्राम के इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। केमिकल रिएक्शन में न्यूट्रलाइज करता है, बराबर कर देता है, तो इक्विवेलेंट है। ये एक अलग क्वांटिटी है। अब सपोज आप कहें H2SO4, इसी रिएक्शन में हम ले लेते हैं, हम इसके अंदर ले लेते हैं H2SO4। अब जब रिएक्शन होगी, देखिए रिएक्शन में क्या होता है, H पॉजिटिव रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव एंड फॉर्म्स वाटर। एसिड में H पॉजिटिव होता है, बेस में OH नेगेटिव होता है और न्यूट्रल वाटर बन गया H2O। सेम वे जब यहाँ रिएक्शन होगा H2SO4 का, तो बिकॉज इट हैज़ 2H पॉजिटिव यू नीड 2 OH नेगेटिव, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे आप। बैलेंस करने के बाद इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2 H2O। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 × 1 प्लस सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन इज 16, 4 एटम है, 4 × 16, टोटल आपका आएगा 98। और NH अभी हमने निकाला कितना था, 40, तो 2 × 40 यानी कि इसका 98 ग्राम और इसका 80 ग्राम। रिएक्शन करके कंप्लीट कर देता है रिएक्शन, ना आपका एसिड बचता है H पॉजिटिव, ना बेस बचता है OH नेगेटिव, कंप्लीट न्यूट्रल हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके अगर आप कहें कि 98 ग्राम और 80 ग्राम ये इक्वल नहीं है, बट दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट। अब इसी चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई हम करते हैं कि 80 ग्राम तो 2 मोल हो गया, ये 80 ग्राम कितना हुआ, 2 मोल हुआ, तो 1 मोल कितना होगा NH का, 40। तो अगर NH 40 है, 80 ग्राम के साथ लगता है 98, तो 40 के साथ कितना लगेगा, देखिए 80 से 98, तो ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा, मीन्स 49। तो हम कहेंगे 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम ऑफ NaOH। यानी इसके 1 मोल के साथ NaOH का अगर आप 1 मोल लेंगे 40 ग्राम का, तो इसका 49 ग्राम लगेगा। तो ये देखिए 98 तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये 49, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। और इसको निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, आपका काम उससे भी चल सकता है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसको कुछ समझ पाएंगे। अगर आपको किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो आप इसको कहते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। और आप निकालें इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। अब देखिए थोड़ा सा फर्क है, एसिड के केस में हमने लिखा वर्ड बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड, और बेस के केस में लिखा हमने एसिडिटी ऑफ बेस। ये क्या चीज़ है, जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं तो HCl का एसिडिक नेचर है बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव। इसके अंदर कितना H पॉजिटिव है, 1, तो उसको बेस कितना चाहिए, 1। हाउ मच बेस इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। HCl को कितना बेस चाहिए, 1, तो इसकी बेसिसिटी 1 हुई। NaOH में कितना OH है, 1, तो 1 OH को कितना H पॉजिटिव चाहिए। रिएक्शन बेसिकली क्या है कि H पॉजिटिव रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव टू गिव H2O। HCl के H पॉजिटिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस चाहिए, वो इसकी बेसिसिटी है, यानी कितने H पॉजिटिव उसके अंदर है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, और बेस के अंदर कितने OH है वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। जैसे अगर आप कहें कि HCl H2SO4 H3PO4, ये 3 एसिड हमने लिखे, इनकी अगर आप लिखें बेसिसिटी, तो HCl में कितना H पॉजिटिव है, 1, H2SO में 2, H3PO4 में 3। यानी किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे बेसिसिटी से। तो HCl के केस में डिवाइड करेंगे 1 से, H2SO4 के केस में डिवाइड करेंगे 2 से, H3PO4 के केस में डिवाइड करेंगे 3 से।
अब जब आप बात करेंगे बेस की, तो बेस में सपोज आप कहें कि NaOH, आप कहें CaOH होल ट्वाइस, आप कहें AlOH होल थ्राइस, और कोई भी ले सकते हैं, तो कितने OH उसके अंदर है वो कहलाती है उसकी एसिडिटी। तो NaOH की एसिडिटी हुई 1, इसकी 2, इसकी 3। तो अगर आप इन किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करिए बाई 1, बाई 2 एंड बाई 3। इससे आप इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद आप उसको नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। सॉल्ट के केस में मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड किया जाता है वैलेंसी ऑफ कैटायन से। कुछ केसेस में रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ता है। इसमें जितना आप डिटेल में जाएंगे ये टॉपिक बढ़ता जाएगा। इसमें मैं आप चाहें तो आप क्वेरी डालें चैनल पर, मैं इसको डिस्कस करूँगा। जैसे KMnO4 के लिए ही अकेला KMnO4 3 डिफरेंट तरह की रिएक्शंस देता है। एसिडिक मीडियम में अलग देता है, बेसिक मीडियम में अलग देता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग देता है, और तीनों मीडियम में एक ही कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट हो जाता है। तो जितना आप डिटेल में जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे, उतना जानेंगे, उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा। बट हाँ, CBSE के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये टोटल क्वांटिटीज़ हो गई आपकी कंसिडरेशन। अब चलिए इस पर थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक एक न्यूमेरिकल सब चीज़ों का ले लेते हैं। आप सपोज कहते हैं कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस which have been prepared first by dissolving 12 gram of urea in 500 ml of water. सेकेंड, सपोज हम कहते हैं $30 ग्राम of NaOH in 600 ml of water. तो आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन देखें, मोलरिटी M कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट इज इन लीटर। उसको लेते हैं आप किसमें? लीटर में। अब वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया आपने क्या? 12 ग्राम यूरिया। सॉल्यूट क्या हो गया? यूरिया। तो कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट? मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट हमेशा आप बी से लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब WB वेट कितना हो गया? 12। अब आपको निकालना है MB मीन्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है आपको? यूरिया। यूरिया फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। नाइट्रोजन 14 प्लस नाइट्रोजन 2 into 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2, तो टोटल विल बी 60। आपको क्या करना है? वेट कितना हो गया? 12, आप लिख दें 12, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिया हमने? 500 ml। अब 500 क्या है ये? दिस इज ml, मिलीलीटर। आप लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय 1000। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। बाई 12 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम, दिस वन 2 टाइम। आप कैलकुलेट करें इसको। ऐसे आप इसको करें, सपोज 30 ग्राम ऑफ NaOH, तो WB कितना होगा? 30
मॉलिक्यूलर वेट MB कितना होगा आपका, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, Na is 23 प्लस O is 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो टोटल विल बी 40। तो मोलरिटी कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट कितना है आपका, वेट इज 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इज 40 एंड वॉल्यूम इज 600 ml। अब ये ml है तो आप कन्वर्ट करिए लीटर में, डिवाइड करिए 1000 से, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ गया। यहाँ तक स्टेप ठीक है, आपका बाकी कैलकुलेशन है। इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सपोज थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं हम, बिल्कुल सिंपल लिया था हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अब सपोज आप कहते हैं a commercially available sample of H2SO4 is 20% by mass. Calculate its molarity and मोलरिटी, दोनों निकालना है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.11 ग्राम पर ml। अब इसको पहले क्वेश्चन को समझेंगे आप, लिखा गया 20% बाई मास, तो 20% बाई मास का मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 80 ग्राम ऑफ वाटर, तभी आपका क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका हो गया सॉलिड, हो गया ये सॉलेंट हो गया। दिस इज योर WB, दिस इज योर WA। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लें, MB H2O4 का निकालें, 2 × 1 सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 × 16। अभी हमने निकाला था 98। H2O का हमने निकाला था कितना 18। 2 × 1 + 16 कितना है 18। तो अब आप इसका अगर मोल्स निकालते हैं, देखिए मोलरिटी के लिए तो आपको नंबर ऑफ ग्राम मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकाल लीजिए आप। इसके भी निकाल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसके भी निकाल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चलिए मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। kg मीन्स डिवाइड करेंगे किससे आप 1000 से। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखिए वेट कितना लिया H2O4 का लिया है 20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर कितना है आपका 98। अब यहाँ पर आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 और डिवाइड कर दिया आप इसको 1000 से, ये आपका मोलरिटी आ गया, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको देखना है सपोज मोलरिटी, मोलरिटी मीन्स कैपिटल M। कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको लेते हैं हम किस में लीटर में। अब WB आपके पास है, MB आपके पास है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दिया है। इसके लिए आप यूज करेंगे किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉल्यूशन कितनी है 1.11, मास कितना है सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का मास है देखिए 20 ग्राम इसके अंदर सॉल्यूट है, 80 ग्राम सॉल्वेंट है, तो टोटल कितना हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन 100। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू
100 डिवाइड बाई 1.11, इसको आप निकाल लीजिए और यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में सपोज थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, आपकी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि सपोज मैं इस सॉल्यूशन को कह देता हूँ 80% बाई मास, 80% बाई मास, और डेंसिटी को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब 80% हो गया, H2SO4 ज़्यादा हो गया है तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी कि सपोज इट इज़ 1.41, सेम न्यूमेरिकल में चेंज कर दिया। ये इसलिए लिया है कि थोड़ा सा कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, पता लग जाएगा आपने कितना लर्न किया है। अब 80% का मतलब क्या हुआ कि 80 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसको अगर आप देखें तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? आपको लगेगा H2SO4 क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है और वाटर कम है। ऐसा नहीं है, जब आप इनके निकालेंगे मोल्स तब आपको पता लगेगा। अभी हमने निकाला था इसका 80 ग्राम है, WB कितना है आपका 80, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 98, वाटर के केस में WA 20 एंड MA कितना है आपका 18, मॉलिक्यूलर वेट 18 हमने निकाला था। तो अगर आप इसको डिवाइड करें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B तो होगा इज 98, तो अगर इनको आप डिवाइड कर देंगे इट विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए 80 डिवाइड बाई 98 विल बी लेस देन 1 और 20 डिवाइड बाई 18 इट विल बी मोर देन 1, यानी कि वाटर भले ही 20 ग्राम हो, नंबर ऑफ मोल इसका ज़्यादा है। और आपने पढ़ा है 9th पे 10th पे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि वाटर का मोल 20/18, 20 को 18 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 1 मोर देन 1, एक से ज़्यादा होगा। 80 को डिवाइड 98 से करेंगे, 98 बड़ा है, आंसर विल बी लेस देन 1, यानी मोर देन 1 मीन्स वाटर के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा होंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में मॉलिक्यूल इस नंबर से कम होंगे। इस नंबर को आप कहते हैं क्या, अवोगाड्रोस नंबर। अब आप इसको रखें, सेम तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आपको आती है वो आती है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर ये सिलेक्शन आप सीख जाएंगे तो न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। हर साल बच्चे जब एग्ज़ाम देकर आते हैं उनका कहना होता है सर फॉर्मूला भी ठीक लगाया था, न्यूमेरिकल पूरा किया, कैलकुलेशन ठीक किया, हमारे हिसाब से तो आंसर ठीक है लेकिन मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद एग्जामिनर ने काट लिया। ऐसा नहीं है, गलती आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट के सिलेक्शन में होती है। जैसे आप NCERT में देखें, बैक एक्सरसाइज में 2.8 क्वेश्चन नंबर है कि 222 ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है कि 222.2 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल is dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर, और इसमें उसने कैलकुलेट कराया है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है, जब पढ़ेंगे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन उसमें लिखेगी कि एन एंटी फ्रीज मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, इसके लिखता है वो कि एंटी फ्रीज मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड by dissolving 222.2 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला हमने लिख दिया CH2OH एंड CH2OH इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी। इसके बाद फर्दर क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के डेंसिटी। जैसे इस क्वेश्चन में हमने डेंसिटी दिया था वैसे उसमें डेंसिटी भी दिया है।
अब इस क्वेश्चन में जब ये बोर्ड में आया तो 99% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। क्यों गलत किया? कि 222 ग्राम उनको ज़्यादा लगा 200 ग्राम से। बच्चों ने माना कि 222 ग्राम ज़्यादा है तो ये आपका सॉल्यूट होगा और ये सॉल्यूट है। जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी उल्टी कर दी, रिवर्स कर दिया, आंसर आपका टोटल चेंज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप इसको देखिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन सा होगा, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सेम तरीके से जाएंगे आप। इसको कोशिश करें आप कि वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 222.2 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लें आप। मॉलिक्यूलर निकालें, कार्बन 12 and 12 24, हाइड्रोजन 3 and 3 6, 30 प्लस ऑक्सीजन मिलकर टोटल इट इज 62। So molecular weight will be 62। अब अगर आप इसको मोल निकालें, अब देखें वेट ऑफ वाटर इज 200 ग्राम एंड molecular weight ऑफ वाटर इज 18। वाटर का आप निकाल सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकाला हमने molecular weight? CH2OH CH2OH 12 plus 2 into 1 plus oxygen 16 plus 1 and same quantity AbCH2OH है, मीन्स कितना हो गया 24 plus 2 26 and 16 ऐड कर लेंगे, यू विल गेट द क्वांटिटी। अब इसमें वाटर का आपका निकालते हैं H2O का मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला था 2 + 16। तो इसके अगर आप मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आप दोनों के निकाल लीजिए। आप डिवाइड करिए नंबर ऑफ मोल्स 222.2 को 62 से और वाटर के 200 को 18 से। ये क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होगी एंड दिस विल बी योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर मैं इनको कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस यू विल फाइंड देयर आंसर्स इन योर रिफ्रेशर्स ऑल्सो। लेकिन आप खुद कोशिश करें कि इसको सॉल्व करें। मेरा पर्पज़ आपको इंडिपेंडेंट बनाने का है, अपने ऊपर डिपेंड करने का नहीं है। मैं आपको आंसर्स का सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, आप तरीका सीखें और उसके बेस पे इसको ट्राई करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद शुरू करेंगे बाद में कल। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप इसमें कुछ समझ पाए हो, कुछ नया लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड देन कमेंट्स अपने डालें। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसको अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, अच्छे मार्क्स बोर्ड में लेकर आइए। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू। मे गॉड ब्लेस यू बेटे। थैंक यू।